हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज से हम हमारा जो नेशनल करंट अफेयर है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस सीरीज में हमारे दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसमें हम स्टेट करंट अफेयर देख चुके थे, उसमें हम आज नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। नेशनल करंट अफेयर हम ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करेंगे। इट इंक्लूड्स यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएल और अदर जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी, सीजीएल वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के देखते हुए हमने इन करंट अफेयर्स को कंपाइल किया है। मोस्ट ऑफ डिटेल्स हमने करंट अफेयर की कवर कर ली है इसके अंदर, जैसे इंक्लूडिंग बुक्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गई और जो भी हमारे मेजर इवेंट्स हुए हैं। इट इंक्लूड साइंस एंड टेक, डिफेंस और हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। देखो, नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2027। जो 2027 में हमारी सेंसस होने वाली उसकी बात करते हैं। तो सेंसस से रिलेटेड न्यूज देखने से पहले अगेन हम देखते हैं कि पहले सेंसस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या ना कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ना आके हो सकता है इसके जो स्टैटिक पार्ट है सेंसस का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। तो अगर स्टैटिक पार्ट से हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी हमको साथ के साथ में कवर करते चलना है। तो देखो, सेंसस कौन कराता है? सेंसस कराता है हमारा ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है जो ये पूरा सेंसस का प्रोसेस ऑर्गेनाइज कराता है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये किसके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, सेंसस एक्ट 1948। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सेंसस हमारी होती है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय हमारा, वो ये सेंसस कराता है। और कौन से एक्ट के थ्रू कराते हैं? सेंसस एक्ट 1948 के थ्रू कराया जाता है। अगेन ऑफिस कौन सा है? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये ऑफिस का नाम है। अब हम जो हमारे 27 के अंदर सेंसस होने वाली उसकी बात कर लेते हैं। 2027 सेंसस विल बी द 16th सेंसस। ये हमारे 16वें नंबर की सेंसस रहेगी। 15 सेंसस हम कर चुके हैं। हर 10 साल में एक बार हम जनगणना कराते हैं। ये हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में 8वीं सेंसस होगी। मींस जो हमारी बाकी की 8 सेंसस हुई है जनगणनाएं, वो हमारी आजादी से पहले हुई थी और आजादी के बाद में ये 8वीं जनगणना होगी। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये हमारे कौन से नंबर की जनगणना है, आजादी के बाद में कौन सी है। तो अगर इस सेंसस की हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिक है इसके बारे में? इसके बारे में स्पेसिफिक ये है कि ये पहली डिजिटल सेंसस है इंडिया की। मींस इस पे कोई भी पेन पेपर पे हमारी सेंसस नहीं होगी। कंप्लीटली हमारा जो डेटा होगा वो आपको फोन या एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट करना होगा। उसी में फोन में आपका सारा डेटा डाला जाएगा। ये डिजिटल सेंसस होने वाली है। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS है, इसके लिए डेवलप किया गया है, जो पूरे इस डेटा को मैनेज करेगा। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सिटीजन विल बी गिवन ऑप्शन फॉर सेल्फ एन्यूमरेशन। सिटीजन्स को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो खुद की जनगणना खुद करा सके। मींस आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप खुद भी फॉर्म फिल करके खुद को एज ए काउंट करवा सकते हो। कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड अलोंग विद 2027। जो 27 की हमारी सेंसस होगी उसके साथ में कास्ट सेंसस अलोंग विद करी जाएगी। तो कैसे किया जाएगा कि जब आपका डेटा लिया जाएगा कास्ट ये सेंसस का, तो उसके साथ साथ में आपकी कास्ट भी पूछ ली जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारे पास में कास्ट रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा भी रहेगा। तो इन फ्यूचर अगर हमको सपोज करो कोई स्कीम ऐसी लानी है जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए हो ताकि उसका अपलिफ्टमेंट किया जा सके, तो उसके लिए कास्ट सेंसस हमारे पास में होना चाहिए। अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो सबसे पहले तो डेटा ही जरूरी है। अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो हम किसके लिए पॉलिसी लेके आएंगे? डेटा हमारे पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली, लास्ट मंथ इसकी काफी इस पे काफी डिबेट हुई थी कि अरावली की जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो जो हमारी 100 मीटर से नीचे वाली जो भी चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो सब अरावली में काउंट नहीं होगी। तो उनको इजीली हम खनन कर सकते हैं और वो एक तरीके से क्या ना कि पर्यावरण के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन देखो, इसके अगर मुद्दे को जाना जाए तो एक्चुअली में है क्या? ऐसा नहीं है। पहली चीज तो इस मैटर में अगर हम बात करें तो पहले हम डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा थोड़ा बेटर रहेगा। तो अरावली हिल्स नई डेफिनेशन क्या है? एनी लैंड फ्रॉम
एनी लैंडफॉर्म लोकेटेड इन 37 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स, 37 में डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है अरावली, विद एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर और मोर अबाउ द लोकल टोपोग्राफी। तो अरावली किसको माना जाएगा? कोई भी जो हमारे 37 डिस्ट्रिक्ट है अरावली के, उसमें से ऐसी पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक होगी, उसी को अरावली माना जाएगा। पहली बात, अरावली रेंज क्या है? दो अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, एक तो अरावली हिल की, एक अरावली रेंज की। एक तो इंडिविजुअल हिल हो गया, फिर अगर एक हिल, दूसरा हिल, तीसरा हिल, तो इसको बोल देंगे हम रेंज। तो अरावली रेंज की क्या डेफिनेशन दी गई है? टू और मोर अरावली हिल्स लोकेटेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 500 मीटर होनी चाहिए पहली बात, तो इसकी ऊंचाई 100 मीटर होनी चाहिए। तो ये दो चीजें बताई गई है अरावली के लिए। अगर इनकी डिस्टेंस भी अगर 500 मीटर नहीं हुई ना, दोनों के बीच में, दो चोटियों के बीच में, अगर इनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा और 500 मीटर की डिस्टेंस नहीं है, तो भी इसको अरावली की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब देखो ये मुद्दा हुआ क्यों? प्रायर टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो अभी आया लास्ट मंथ, उससे पहले राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट था जो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेगुलेट माइनिंग इन द अरावली रेंज सिंस 2006। तो राजस्थान ही एक ऐसा लोता स्टेट था जो 2006 से ही जो फॉर्मल डेफिनेशन है ना अरावली की, वो फॉलो करता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कल डिसीजन दिया है और हम इसके लिए इसके अगेंस्ट में ना विरोध जाहिर करें, ऐसा कुछ नहीं है। 2006 से राजस्थान यही डेफिनेशन फॉलो करता आ रहा है। तो राजस्थान के ऊपर इसका कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 16 साल से यही चलता आ रहा है। इसी तरह से यही डेफिनेशन हम फॉलो कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ रिपीट करी है। ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है अरावली की डेफिनेशन में। तो अरावली की अगर डेफिनेशन पूछा जाए, अरावली से देखो क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान की जो लोकल एग्जाम्स उसमें आ सकता है, जो हमारे नेशनल लेवल के एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था अरावली का। मैक्सिमम जो क्या पूछ सकते हैं वो अरावली की, एक तो हमारी पर्वत चोटियां पूछ सकते हैं। पहली चीज कि अरावली की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, जैसे हमारी जो गुरु शिखर है वो करीबन 1600 मीटर के आसपास है, 1700 मीटर के आसपास है उसकी ऊंचाई। तो जो 25-26 पर्वत चोटियां हमेशा याद करते हैं ज्योग्राफी में, वो उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो डेफिनेशन क्लियर है, एक तो 100 मीटर की हाइट होनी चाहिए और 500 मीटर का डिस्टेंस दो पर्वत चोटियों के बीच में होना ही चाहिए। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है हमारा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया। ये केस किसने फाइल किया था? एम.के. रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमारे ये रंजीत सिंह थे, उन्होंने जो यूनियन ऑफ इंडिया है हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो CSR है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी प्रॉफिट होता है प्राइवेट कंपनी का, उसका 3% आपको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपको खर्च करना होगा। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप खर्च करिए उस 3% को। वो आप पर है कि आप कैसे खर्च कर सकते हो। उसकी कुछ गाइडलाइंस है कि ये इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने 1,100 करोड़ रुपए खर्च करे, उसमें से आपने 98 करोड़ का तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर दिखा दिया कि हमने ये अरेंज करने में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा हमारा 98 करोड़ हुआ और 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। ऐसा भी नहीं है, उसकी कुछ गाइडलाइंस है, बट आपका प्रॉफिट का 3% आपको खर्च करना होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो कह रहा है कि CSR इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, नॉट ए फिलैंथ्रोपिक एक्ट। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, कोई फिलैंथ्रोपिक एक्ट नहीं है। फिलैंथ्रोपिक एक्ट क्या होता है? जो हम सोसाइटी के भले के लिए दानवान करते हैं, वो सब फिलैंथ्रोपिक एक्ट है। तो कॉर्पोरेशन लीगल एंटिटी, जो हमारी कॉर्पोरेशन है, जो हमारी लीगल एंटिटी है, ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51G, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके अंदर ये ड्यूटी बनती है हमारी जो कॉर्पोरेशन है, क्योंकि वो एक एज ए लीगल एंटिटी बन जाती है रजिस्टर होने के बाद में। तो जो भी लीगल एंटिटी है उसकी ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51G। और आर्टिकल 51G क्या है हमारा, वो पता होना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आर्टिकल 51G क्या है, तो वो लीगल ड्यूटी है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है या नहीं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आर्टिकल 51G क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू शो कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ओके, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51AG में आती है। क्या है कि
कि हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा फॉरेस्ट होता है, लेक्स होती है, रिवर्स होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, टू शो कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। उसके बाद में हम देखेंगे हमारा जो रिवाइज्ड सिस्मिक मैप है इंडिया का, वो देखते हैं, भारत का संशोधित भूकंप मानचित्र। तो हमारा जो इंडिया की लैंड है उसको हमने सिस्मिक जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ये करीबन 6 जोन से, पहले 5 हुआ करते थे, अब 6 जोन है। जो 6th जोन है वो नया एडिशन है हमारा। तो देखते हैं किस तरह से, जैसे जैसे हम जोन चेंज करते हैं उसी तरह से हमारी जो भूकंप की सीवियरिटी है वो चेंज होती जाती है। मींस अगर हम कोई जोन है वो सिस्मिक जोन में पड़ रहा है कोई एरिया, तो वहां पे चांसेस हैं भूकंप ज्यादा आने के। तो जब हम बड़े ब्रिजेस वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उस चीज को हमको ध्यान रखना होता है कि कहीं पे यहाँ पे भूकंप की कितनी पॉसिबिलिटी है। रिवाइज बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इसको रिवाइज करता है, पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी है। दूसरा, क्लासिफाइड इनटू 5 सिस्मिक जोन्स, जोन 6 टू जोन 2। ठीक है, जोन 6 मोस्ट सीवियर जोन होता है हमारा, उसको जोन 6 बोलते हैं। इस जोन के अंदर हमारे सबसे ज्यादा चांसेस हैं भूकंप आने के। और वो जोन कौन सा है हमारा, ये जो हिमाचल का एरिया है ना, हमारा पहाड़ी एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, हमारा ये उत्तराखंड और हमारा जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा जो नॉर्थन ईस्टर्न एरिया और हमारा नॉर्दर्न एरिया है, ये सबसे ज्यादा सीवियर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं सिस्मिक वेव्स आने के और हमारे भूकंप आने के। और जो हमारा जोन 2 है वो लीस्ट ससेप्टेबल है किससे, भूकंप से, मतलब यहाँ पे सबसे कम चांसेस है भूकंप आने के। और जोन 2 क्या है, ये हमारा रेगिस्तान और हमारा ये जो राजस्थान वगैरह है, भोपाल MP राजस्थान का जो एरिया है, ये इधर भी जो प्लेन एरिया है पूरा ही वो सिस्मिक से फ्री है। देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो आप देखते होंगे हर साल न्यूज आती है इंडिया के अंदर, जो बारिश का टाइम होता है वहां पे हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड वगैरह होती है। तो ये क्या है ना, बहुत ही अनस्टेबल एरिया है पूरा का पूरा ही। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सारे हमारे जोन 6 में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीवियर है। उसके बाद में हमारा जोन 5 है, ये दिल्ली वगैरह और दिल्ली से लेके बिहार तक का गंगा वाला एरिया है। उसके बाद में जोन 4 हो गया, जोन 2 तो हमारा प्लेन एरिया है, यहाँ तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। फिर जो जोन 6 के बारे में बात करते हैं, ये न्यू एडिशन है, इसमें हिमालयन एरिया आता है जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। रिवाइज्ड बेस्ड ऑन किस बेसिस पर रिवाइज किया है इसको रिवाइज किया है प्रोबेबिलिस्टिक अर्थक्वेक हैजार्ड असेसमेंट मॉडल, PEHA बोलते हैं हम इसको, प्रोबेबिलिस्टिक अर्थक्वेक हैजार्ड असेसमेंट मॉडल, PEHA। इसके अकॉर्डिंग 61% ऑफ इंडियाज एरिया, इंडिया का टोटल जो एरिया उसका 61%, जहां पे भी 75% पॉपुलेशन रहती है, ससेप्टेबल टू मॉडरेट टू सीवियर अर्थक्वेक। मींस 61% पॉपुलेशन ऐसी है जहां पे कभी भी हमारा सीवियर टू मॉडरेट लेवल का अर्थक्वेक आ सकता है। 61% एरिया है और 75% पॉपुलेशन है। तो आप देखिए लार्ज चंक ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो एनी टाइम क्या है कि ससेप्टेबल है किसके, अर्थक्वेक के, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है वहां पे। फिर यूनेस्को 20th ICH सेशन, यूनेस्को का सेशन है ये, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के लिए रिगार्डिंग है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया है। जो इंटरनेशनल इवेंट इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो है ना, ऐसा नहीं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ सकते, कभी भी आ सकते हैं। और ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है सारे एग्जाम्स के लिए। तो यूनेस्को डिक्लेयर दिवाली एज ए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। पहली बात तो देखो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके 2 रीजंस हैं। ठीक है, पहली बात तो फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ ये। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा त्योहार है इंडिया का दिवाली, उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशंस का डिस्ट्रप्शन की बात कर लेते हैं। इंडिगो से रिलेटेड बहुत बड़ा मैटर हुआ था कि क्या हुआ कि पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, DGCA जो होता है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ ये सिविल एविएशन, उसने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि इतना तो किसी भी एक फ्लाइट के बाद में एक जो पायलट होता है उसको इतना रेस्ट, पर्टिकुलर रेस्ट पीरियड दिया था।
तो वो मिस इंटरप्रिटेशन के कारण क्या हुआ, इनके पास में पायलट्स की शॉर्टेज हुई और ये फ्लाइट डिले वगैरह का केस हुआ था। करीबन 200-250 फ्लाइट एक दिन के अंदर कैंसिल हुई थी इंडिगो की। तो बड़ी अफरा तफरी मच गई थी इंडिया के अंदर। तो इससे रिलेटेड डिटेल हम देख लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा इवेंट एक तरीके से रहा था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ये करवाता है सारी डिटेल वगैरह, यही होल अथॉरिटी हमारा सिविल एविएशन का डीजीसीए। किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। सिविल एविएशन किससे रिलेटेड है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। रेगुलेट्स एयर सेफ्टी, एयर सेफ्टी से रिलेटेड सारे रेगुलेशंस बनाता है और एविएशन स्टैंडर्ड सारे यही बनाते हैं। फ्रेम एविएशन रूल्स भी इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सा पायलट कितनी देर के लिए उड़ा सकता है, कितनी लंबी फ्लाइट होगी, कितना रेस्ट पीरियड होगा, मैंडेटरी रेस्ट पीरियड वगैरह सब यही डिसाइड करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन गिवन बाय नसीम जैदी कमेटी। नसीम जैदी कमेटी थी, इस कमेटी का नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज काफी मतलब इंडिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। इवन इंडिगो के जो मालिक थे वो इंडिया में आए थे और उन्होंने माफी मांगी थी। काफी सारे नाटक हुए थे। तो है ना, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यही है। एक तो नसीम, हमारे ये जो नसीम जैदी, अगर वहां क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं वापस लिख देता हूँ। नसीम जैदी कमेटी थी ये, जिसने ये रिकमेंडेशन दी थी और ये रेगुलेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन महानिदेशालय हिंदी में इसको बोलते हैं, वाट एवर इट बी, बट डीजीसीए था। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट्स हमारी देखते हैं। अपॉइंटमेंट्स कितनी हैं हमारी? थोड़ी सी है, चलो देख लेते हैं। मूविंग टू अपॉइंटमेंट्स, सबसे पहले अपॉइंटमेंट है हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी पोस्ट रहती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमारे 13वीं जो सीआईसी है वो राजकुमार गोयल साहब बने हैं। ये हमारे राजकुमार गोयल, याद रखें आप इनको, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। थोड़ा सा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो स्टेचुटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। स्टेचुटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर बनी हो उसको स्टेचुटरी बॉडी बनती है, और जो संविधान के अंदर बनी हो, संविधान में जिसका जिक्र किया हुआ हमारी संवैधानिक बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको बोलते हैं। तो इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था हमारा 2005 पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो उसके अंदर इसको बनाया गया है। उस एक्ट में ही बाकायदा प्रावधान होता है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो इसको रेगुलेट वगैरह करेगी। तो ये उसको हम स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में था वो सब हमने इंक्लूड कर दिया नोट्स में, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी क्या होती है? कौन एक सिलेक्शन कमेटी, देखो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट फाइनली, बट एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो सिलेक्ट करती है भाई आपको इस पर्सन को अपॉइंट करना है। तो उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? पीएम होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होता है, LWLU लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम चाहे भाई ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा, पीएम होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का। अपॉइंट्स फॉर 3 ईयर और अप टू 65 ईयर, मीन्स या तो 3 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है या उनकी एज 65 ईयर हो जाती है। इन दोनों से जो भी पहले हो जाएगा तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। सपोज करो कोई 64 ईयर एज में अपॉइंट किया जाता है तो वो 3 साल पूरे नहीं करेंगे, वो 1 साल की जॉब करते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होती है वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो वापस रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं होते। एक बार रिटायर हो गए तो बस आप घर बैठिए, अब आप वापस सीआईसी नहीं बन सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट हमारी पोस्ट होती है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख लो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देख लो, और हमारे जो सीबीआई के चीफ होते हैं, ये सब वापस एलिजिबल नहीं है अपॉइंट होने के लिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कौन है? संगीता ब्यूरो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, ये संगीता ब्यूरो है, याद रखें आप इनको। ये संगीता बराउ है, एक्चुअली में ब्यूरो नहीं, संगीता बराउ है। ये पहली हमारी प्रेसिडेंट बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया क्या है वो देखते हैं हम। प्रोफेशनल एसोसिएशन है ये ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया और जर्नलिस्ट की प्रोफेशनल एसोसिएशन है। मींस अगर जर्नलिस्ट वगैरह कभी भी स्ट्राइक पे जाते हैं या कोई भी बात होती है तो गवर्नमेंट के सामने एक फ्रंट कौन सा है? वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वही अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। प्रोफेशनल बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ओके, ये न्यू दिल्ली में है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। संगीता बराउ है, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के नए
रवि रंजन नाम है इनका। ठीक है, एसबीआई एक सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, पूरी इकोनॉमी हलचल मच जाती है एसबीआई में कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई की रवि रंजन है। हमारे जो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस वगैरह कराता है, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैंकिंग से रिलेटेड, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं। द फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB रिकमेंड्स सुटेबल कैंडिडेट। तो ये कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है कि FSIB है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, वही हमारे सेलेक्ट करके देती है एक सुटेबल कैंडिडेट जिसको अपॉइंट करता है। और ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC होती है, हेडेड बाय पीएम। पीएम खुद हेड करते हैं इस कमेटी को, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, वही फाइनल अपॉइंटमेंट करती है। और ये सर्च कौन करके देता है इनको, FSIB, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। ओके, मूविंग टू जयंत नर्लिकर, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला इनको, जयंत नर्लिकर को। इन्होंने क्या फाउंडर, किस चीज के फाउंडर है, ही इज द फाउंडर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। ओके, इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है जिसके लिए इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है। भाई कुछ तो इन्होंने रिसर्च वगैरह करी होगी, इसलिए तो इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है होली नार्लिकर थियरी। ओके, तो ये हमारे विदेशी साइंटिस्ट हैं, नार्लिकर हमारे इंडियन है। ये थियरी इन्होंने दी थी, थियरी क्या है, डेवलप्ड द कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी। कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी दी रखी है इन्होंने, कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी। कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी क्या है, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी इज एन अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो हम ये जो ग्रेविटी की अल्टरनेटिव थ्योरी है, एक तो हम ग्रेविटी हमारे को पता ही है कि भाई हम जो भी चीज ऊपर फेंकते हैं उसके ऊपर वो हमारी जो पृथ्वी होती है उसके द्वारा नीचे की तरफ खींचा जाता है, और उस पर जो बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ट्राइज टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ गैलेक्सीज एंड एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स विदाउट यूजिंग डार्क मैटर। तो ये थोड़ा सा ना डिटेल में हो जाएगा, डार्क मैटर वगैरह अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, फिर भी थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी गैलेक्सीज जो होती है, अगर हम बात करें हमारे अंतरिक्ष की, तो हमारी गैलेक्सीज वगैरह होती है, और जो हमारा जो स्पेस है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड हो रहा है, ये तो हमको पता ही है, आज इतना है तो कल इतना मिलेगा, वो कॉन्स्टेंटली एक्सपांड होता जा रहा है। तो वो उसको एक्सपांशन की थियोरी को विदाउट ग्रेविटी के एक्सप्लेन करने का काम इसने किया है होली नार्लिकर थियोरी ने। स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी थियोरी क्या है इनकी, यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, यूनिवर्स की कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, कोई भी एंड नहीं है ना, स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी थियोरी ये इनकी। इट ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड विल ऑलवेज रिमेन सेम इन इट्स ओवरऑल अपीयरेंसेस। ये हमेशा से था और आगे भी रहेगा, ये से इनका कहना है। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी थ्योरी, स्टेडी स्टेट का मतलब जो हमेशा से चली आ रही है वही कंडीशन आगे रहने वाली है, बहुत ही लिमिटेड चेंज जिस चीज में होता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट चेंज कॉस्मोलॉजी थ्योरी। ओके, ऑल्दो यूनिवर्स एक्सपांडिंग, हालांकि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपांड कर रहा है, न्यू मैटर इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड, सो एवरेज डेंसिटी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये कैसे क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं देखो कि ये हमारा यूनिवर्स है, सपोज करो, ठीक है, इसके अंदर एक गैलेक्सी ये है, गैलेक्सी ये है। अब सपोज करो कि ये टूटता है और एक नया पार्टिकल, इसको टूटने से दो नए पार्टिकल बनते हैं, छोटे 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 दो पार्टिकल बन गए इस एक बड़े पार्टिकल से। बट जो अगर ये टूटता है तो दो छोटे बनते हैं, तो संख्या में ज्यादा हुए, लेकिन इनकी जो टोटल डेंसिटी वो आज भी उतनी की उतनी ही है, टोटल डेंसिटी तो सेम रहने वाली है। तो यही इनका स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी थ्योरी है। ये कहते हैं कि नए पार्टिकल्स बन रहे हैं, कुछ चीजें नष्ट हो रही है, कुछ रोज नहीं बन रही है, बट जो ओवरऑल डेंसिटी है हमारी पूरी जो ब्रह्मांड की वो सेम रहती है। तो ये इनकी स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी थ्योरी है। उसके बाद हम ये पेरुम्बिदुगु मुथारैयार की बात करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल नेम है, पेरुम्बिदुगु मुथैयार। पोस्टल स्टाम्प गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टू ऑनर पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया है। ये कहाँ के रूलर थे, ये रूलर ऑफ तिरुचिरापल्ली के थे, 705 से 745 एडी के बीच में इन्होंने रूल किया था। यहाँ के राजा थे तिरुचिरापल्ली के, और ये पल्लवास के फ्यूडल लॉर्ड थे। ओके,
तो इतनी डिटेल इनफ है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पेरुम्बिदुन किससे रिलेटेड थे, कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो ये पता होना चाहिए। तिरुचिरापल्ली 705 से 7 मतलब 700 के आसपास में इन्होंने रूल किया था, इतना याद रखिए, 7th सेंचुरी में रूल किया था। और पल्लवाज के फ्यूडल लॉर्ड थे। दैट इज इनफ फॉर एग्जाम। जयशाह को हम सब जानते हैं, इसलिए फोटो इंक्लूड करी नहीं है मैंने। ठीक है, जयशाह की फोटो भाई क्यों इंक्लूड करे, अगर आप नहीं जानते जयशाह को तो जाके सर्च कीजिए, जानने लायक इंसान है जयशाह। ठीक है ना, वुमेन क्रिकेट के लिए इतना सब कुछ किया है जयशाह ने। इज ए लीजेंडरी लीडर हैं जयशाह हमारे। जो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह, उनके ये बेटे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ ईयर का अवार्ड मिला इनको, एनडीटीवी ने दिया है ये। देखो एनडीटीवी है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर कोई अवार्ड देती हो तो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि ये एक बहुत ही है ना चर्चित पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया के अंदर, इसलिए हमने इस न्यूज को इंक्लूड कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो भी डिवाइसेस वगैरह हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।